हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल लर्निंग 07। तो लास्ट चैप्टर में जैसा कि हम डिस्कस करके आए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स रहे जिनकी वजह से नेशनलिज्म जो है पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड हुआ। जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उन्होंने काफ़ी अपोज किया, उसके बाद भी हमने जो ये रिवॉल्यूशनरीज लोग थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना चालू रखा। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि 1830 से लेकर के 1848 तक चला था। तो हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे कि जैसे जो ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई थी उसके अंदर उसका जो मेन एम था वो क्या था कि कंजर्वेटिव पावर को वो लोग बढ़ा रहे थे। तो कंजर्वेटिव पावर जब बढ़ने लगा तो लोगों के अंदर गुस्सा भड़का और उनके अंदर जो नेशनलिज्म की फीलिंग है और तेजी से फैली और लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और ये प्रोटेस्ट इतना तेज था, इतना अग्रेसिव था कि ये जो नेशनलिज्म की हम फीलिंग, लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग की बात कर रहे थे, अब ये फीलिंग क्या है, रिवॉल्यूशन में बदल चुकी थी। तो ये पहला रिवॉल्यूशन जो हमें देखने को मिला वो क्या है, हमारा जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। जुलाई 1830 में ये फ्रांस के अंदर हुआ था, इसीलिए इसको जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो पहली चीज इसके अंदर क्या हुई थी कि बर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। तो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे जो, उन्होंने बर्बन किंग्स को उठा के फेंक दिया, यानी कि खत्म कर दिया उनकी, मतलब बर्बन किंग्स को दोबारा से हटा दिया गया। हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ था कि बर्बन किंग्स को रिस्टोर किया गया था। एक बार बर्बन किंग का बर्बन डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रांस में सबसे शुरू में अगर जाएं तो फ्रांस में क्या था, बर्बन डायनेस्टी थी, उसका रूलर था लुइस 16। तो उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, हटा दिया गया, बर्बन डायनेस्टी खत्म कर दी गई। फिर दोबारा क्या किया गया, नेपोलियन को हरा करके ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, ट्रीटी ऑफ वियना हुई। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया गया, बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया। और यहाँ पर फिर हम जुलाई रिवॉल्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं कि बर्बन जो किंग्स थे उसको फिर से यहाँ पर हटा दिया गया है। बस यहीं तक है, इसके बाद बर्बन किंग्स का आपको नाम सुनने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जुलाई रिवॉल्यूशन में बर्बन किंग्स को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर क्या किया गया, इंस्टॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। तो बर्बन किंग्स को हटा करके वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की गई और लुइस फिलिप एट इट्स हेड, और लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया। अब आप लोग सोचेंगे कि एक किंग को हटा करके दूसरे किंग को ले आए तो फायदा क्या हुआ? तो ध्यान दें, यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है कि ऐसा मोनार्क जिसके ऊपर के क्या हो, वो रूल तो करेगा, उसके पास पावर होगी, पर पावर क्या होगी, लिमिटेड होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ रूल्स होंगे, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसी के अंडर वो काम करेगा। ठीक है, अपनी मनमानी वो नहीं कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मैटरनिक वंस रिमार्क व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। तो आप पूरा चैप्टर ये यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें बार बार फ्रांस का ही नाम आ रहा है कि फ्रांस में ये हुआ, फ्रांस रिवॉल्यूशन के बारे में, फ्रांस का जो नेपोलियन नेपोलियन जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैटरनिक भी परेशान आ गया था इस फ्रांस से, तो उसने क्या कहा था कि हर चीज जो स्टार्ट हो रही है वो फ्रांस से ही हो रही है। तो वो क्या कमेंट करता है कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि नेशनलिज्म की फीलिंग फ्रांस से ही स्टार्ट होती है और पूरे के पूरे यूरोप में फैलने लग जाती है। ये कमेंट करना चाहता था मैटरनिक इस स्टेटमेंट से। इस जो जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला, ये लास्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे कि स्पार्क्ड अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स व्हिच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो क्या हुआ, ब्रुसेल्स के अंदर ये जो रिवॉल्यूशन है काफी तेजी से भड़का और जिसका एंड रिजल्ट क्या निकला कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। ये तो था पहला आउटब्रेक जो रिवॉल्यूशन का हुआ था। एक दूसरा आउटब्रेक है, वो है द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बारे में पढ़ते हैं कि दूसरा आउटब्रेक जो रिवॉल्यूशन का था वो क्या हुआ। तो ये शुरू कब हुआ था, 1821 में ये शुरू हुआ था। और मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट। इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हुआ क्या कि जो नेशनलिस्ट की फीलिंग थी वो क्या हुई, एजुकेटेड इलाइट में जो पढ़े लिखे लोग थे उनके बीच में उनका जो अट्रैक्शन है वो इस नेशनलिस्ट फीलिंग की तरफ आया, इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की वजह से। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी। तो ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था 15th सेंचुरी से ही। अब तक क्या था, ग्रीस जो है ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था। बहुत सारे जो नेशंस थे वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आते थे, जिसमें से ग्रीक भी एक क्या था, नेशन था।
Nationalists got support from Greeks living in exile and Western Europeans who had sympathies for ancient Greek culture. तो ये थोड़े से नंबर ऑफ न्यूमेरिकली स्मॉल जो नेशनलिस्ट थे उनको सपोर्ट कहाँ से मिला? तो जिन लोगों को एग्जाइल पे भेज दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, है ना, उन लोगों से नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला। और कुछ जो वेस्टर्न एरिया में यूरोपियंस रहते थे उनसे भी क्या मिला, इनको सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट क्यों मिला? क्योंकि ग्रीक जो कल्चर है वो काफी फेमस था, लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी, लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे ग्रीक कल्चर को लेकर के। तो इसी तरीके से वेस्टर्न यूरोपियंस ने भी क्या किया, ग्रीक को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए पूरा का पूरा सपोर्ट किया नेशनलिस्ट को। अब आगे बढ़ते हैं। पोएट्स एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल। तो खाली रिवॉल्यूशनरीज और नेशनलिस्ट ही नहीं, बल्कि पोएट्स और आर्टिस्ट थे, इन्होंने भी नेशनलिस्ट के आइडिया को मोबिलाइज करने के लिए, यानी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करी। कैसे ये लोग करते थे कि पोइट्स क्या करते थे, वो पोएम्स लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे, सॉन्ग्स लिखते थे, आर्टिस्ट्स अपने ड्राइंग्स बनाते थे, काफी सारे अपने आर्ट्स बनाते थे, जिससे क्या होता था कि नेशनलिज्म की फीलिंग और तेजी से लोगों के बीच में फैलती थी, लोग जानते थे उसके बारे में। ये सिंपल सी बात है कि लोगों को ऐसे कोई चीज बताई जाए तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में लोगों को, पर वही चीज अगर सॉन्ग्स के जरिए या फिर ड्राइंग्स के जरिए, पेंटिंग्स के जरिए, आर्ट के जरिए बताई जाए तो ये काफी तेजी से चीजें फैलती हैं। तो लोगों को पूरा सपोर्ट मिला, ग्रीक के लोगों को वहां पर। इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ द फीवर इन 1824। तो तमाम पोएट्स में थे, एक काफी फेमस पोएट हैं जिन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया और इनफैक्ट उन्होंने अपनी जान तक गवा दी इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। उनका नाम है लॉर्ड बायरन। इन्होंने क्या किया, फंड्स इकट्ठे किए, यानी फाइनेंशियली इस वॉर के अंदर हेल्प किया। और बाद में खाली फाइनेंशियली ही नहीं, इन्होंने क्या किया, ये लड़ाई में भी गए उस वॉर के अंदर। और फाइनली ये क्या हो गया, इनकी तबीयत खराब हो गई और वहां पर ये 1824 के अंदर मारे गए। ठीक है, लास्ट जो हम पॉइंट देखेंगे इसमें, इस ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिजल्ट क्या निकलता है। तो रिजल्ट जो होता है फाइनली, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो इन लोगों की जीत होती है और एक समझौता होता है जिसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है। 1832 में हुआ था ये। और ग्रीस को क्या किया जाता है कि इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा दे दिया जाता है। एक ग्रीस क्या है, एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि वॉर्स लड़े जा रहे हैं, स्ट्रगल्स किए जा रहे हैं, है ना, लोगों की जाने जा रही हैं, उससे नेशनलिज्म की भावना फैल रही है। पर केवल इससे ही नेशनलिज्म की भावना नहीं फैली थी लोगों के बीच में। एक और चीज ने बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वो क्या है, रोमांटिसिज्म। इसके बारे में जानते हैं क्या है कि रोमांटिसिज्म से कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के बीच में फैली काफी तेजी से। तो रोमांटिसिज्म क्या होता है, अ कल्चरल मूवमेंट विच फोकस्ड ऑन इमोशन एंड मिस्टिकल फीलिंग्स इंस्टीड ऑफ रीजन एंड साइंस टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। यानी कि नेशनलिज्म की भावनाओं को लोगों के बीच में फैलाने के लिए जो कल्चरल मूवमेंट चलाए जा रहे थे। ठीक है, अब कल्चरल मूवमेंट कौन चलाता है, पोइट्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, यही लोग कल्चरल मूवमेंट चलाते हैं। तो ये पोइट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, साइंस और रीजन की बात नहीं करते हैं, है ना। समझ रहे हैं आप, जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो रीजंस, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढेंगे। पर जो पोइट्स होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, इमोशंस, लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं उन लोगों के साथ। या फिर कह सकते हैं मिस्टिकल फीलिंग। मिस्टिकल मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअली वो जुड़े होते हैं लोगों से। उनकी आत्मा जो होती है उनसे जुड़ी होती है, तो लोग उनकी बातें मान लेते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूं मैं इस रोमांटिसिज्म को। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फेमस सिंगर का गाना सुन रहे हैं। अब वो गाना सैड सॉन्ग है, मान लीजिए आप अरिजीत सिंह का गाना सुन रहे हैं, वो क्या है, सैड सॉन्ग है। तो सैड सॉन्ग से क्या है, आप खुश भी होंगे तो भी आपके अंदर से क्या होगा, लगेगा कि मैं दुखी हूं यार, और मतलब ऐसा कुछ होता है ना। और मान लीजिए कोई जोश वाला गाना है तो क्या होगा, आप थोड़ा खुश हो जाएंगे। तो आप क्या है, उसके लिए रीजंस नहीं ढूंढेंगे, साइंस नहीं ढूंढेंगे कि मुझे खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए। वो क्या है, नेचुरली ऐसा हो जाता है। वो क्या है, आपके इमोशंस हैं। इसी तरीके से मिस्टिकल फीलिंग होती है कि आपने कोई आर्ट देखी, तो अगर मान लीजिए किसी गॉड की आपने आर्ट, किसी भगवान की आर्ट देखी, आपने पेंटिंग देखी, तो क्या होगा, आप स्पिरिचुअली ही आपके अंदर क्या आएगी, उनके लिए डिवोशन आएगा, है ना, श्रद्धा भाव आ जाएगा आपके मन में। तो यही सब चीजें हैं जिनको क्या कहते हैं, रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो पोइट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, इमोशंस और मिस्टिकल फीलिंग को यूज किया और नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे के पूरे लोगों के बीच में फैलाया। साइंस और रीजंस के बारे में ये लोग बात नहीं करते थे। तो अब और डिटेल में पढ़ते हैं कि इसका असर क्या क्या हुआ। तो कल्चरल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग आइडियाज ऑफ नेशन। तो कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है।
कल्चर का इंपॉर्टेंट रोल पढ़ेंगे आगे क्या क्या है। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हैव टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। आर्ट्स थे, पोएट्रीज थी, स्टोरीज थी, म्यूजिक थी, इन्होंने काफी हेल्प किया नेशनलिस्ट फीलिंग फैलाने के लिए। एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिविटी, कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ द नेशन। तो ये रोमांटिक्स जो लोग थे, इनका जो एफर्ट था, वो लोग ये किस लिए कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि जो नेशन बना रहे हैं उसका बेस क्या होना चाहिए, कि एक कल्चरल पास्ट होना चाहिए, कि पास्ट जो है हमारा उससे एक कल्चर जुड़ा हुआ है, एक विरासत के रूप में। ये इन सब चीजों को वो लोग क्या चाहते थे, नेशन का बेस बनाना चाहते थे, है ना। और लास्ट पॉइंट जो क्या है, फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री, फोक डांसेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड लोकल folklore were performed to carry the nationalist message to illiterates। अब ये रोमांटिक फीलिंग जो मैंने बात करी, जितनी भी चीजें मैंने अभी बताई हैं आपको, ये सभी की सभी चीजें किसके लिए, इलिटरेट लोगों के लिए नहीं है, मतलब इलिटरेट लोगों के लिए है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो क्या करेंगे, हर चीज का रीजन ढूंढते हैं, है ना, कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पर जो इलिटरेट लोग हैं, इन लोगों को ये नेशनलिज्म अगर समझाने आते तो काफी टाइम लगता समझने में। तो ये यहाँ पर रोमांटिसिज्म ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जो इलिटरेट लोग थे इनको भी नेशनलिज्म की बात समझ में आ गई। वो किसकी वजह से आई, इन रोमांटिसिज्म की वजह से आई। अब कल्चर का तो हो गया, अब लैंग्वेज ने भी काफी क्रूशियल रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को लोगों तक फैलाने के लिए। और लैंग्वेज में भी एक लैंग्वेज के बारे में हम बात करेंगे, पॉलिश लैंग्वेज। जो पॉलिश लैंग्वेज है, इसने काफी एक वेपन की तरह यूज करी गई है रशियन जो अथॉरिटीज थी इनके खिलाफ। तो क्या था कि पॉलिश लैंग्वेजों को क्या कर दिया, स्कूल से हटा दिया गया, और रशियन लैंग्वेजों को लोगों के ऊपर थोपा जाने लगा कि आप रशियन लैंग्वेज बोलिए, पॉलिश लैंग्वेज मत बोलिए। तो इसको अपोज किसने किया, क्लर्जी लोगों ने, जो चर्च वगैरह में पुजारी वगैरह लोग होते हैं ना, इन्होंने इस चीज को अपोज किया। और क्या किया, चर्च में, गैदरिंग में, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज होती थी उसके अंदर पॉलिश लैंग्वेज को ही यूज करने लगे। इससे क्या हुआ, रशियन जो अथॉरिटीज थी वो भड़क गई, क्योंकि वो मना कर रही थी कि आप पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, और वो लोग क्या कर रहे थे, वही लैंग्वेज बोल रहे थे। तो सभी के सभी जो क्लर्जी लोग थे, इन सभी को, बिशॉप्स वगैरह को क्या कर दिया गया, जेल में भेज दिया गया। तो हमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कि जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको एज अ सिंबल यूज किया गया स्ट्रगल के लिए। समझ रहे हैं आप। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, नेशनलिस्ट जो मैसेज है, ये लोगों तक पहुंचाने के लिए लैंग्वेज का भी एक क्रूशियल रोल है। अब हम बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। जो गरीब लोग थे, लैंडलेस लोग थे, पीजेंट्स थे, इन्होंने किस तरह से विद्रोह किया, किस तरह से स्ट्रगल किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो अर्थव्यवस्था के लिए यूरोप की काफी बेकार साल था 1830s। ठीक है। तो क्या क्या चीजें इसके अंदर हुई जिसकी वजह से इतनी खराब हालत हो गई, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली चीज थी एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी उस टाइम पे 1830s में। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी। रूरल पीपल माइग्रेटेड टू सिटीज। अब क्या हुआ कि गांवों में काम नहीं है तो लोग क्या करते थे, सिटीज की तरफ भागने लगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सारे के सारे जो रूरल लोग हैं वो क्या है, सिटीज के अंदर भाग रहे हैं, तो सिटीज में पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ गई। स्मॉल प्रोड्यूसर्स फेस्ड प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है। तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, छोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, इनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जहां पर हो गया है वहां पर क्या है, मशीन्स हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर प्रोडक्शन काफी तेजी से होता है। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, खुद अपनी मेहनत से कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको काफी टाइम लगता था, काफी मेहनत लगती थी। नेक्स्ट चीज क्या हुई, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड बैड हार्वेस्ट। फूड प्राइसेस काफी बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्योंकि बैड हार्वेस्ट, फसलें खराब हो गई, और फूड प्राइसेस दोनों ही क्या बढ़ गए। अब इन दोनों से क्या हुआ, पॉपुलिज्म, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी कि आपको पता है कि फूड प्राइसेस बढ़ जाएंगे और फसलें भी खराब होंगी तो क्या होगी, गरीबी काफी ज्यादा बढ़ गई थी 1830s के अंदर। तो जो इतनी सब परेशानियां थी जो लोगों ने फेस की 1830s में, उसका रिजल्ट क्या रहा कि इन 1848 में पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया इन सब प्रॉब्लम्स के खिलाफ। लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। हमने जुलाई रेवोल्यूशन में पढ़ा था ना कि लुइस फिलिप को राजा बनाया गया, तो लुइस फिलिप को यहाँ पे भगा दिया गया लोगों के द्वारा। लोगों ने इतना जोर शोर से प्रदर्शन किया
अ नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक रिपब्लिक बनाया, एक रिपब्लिक की घोषणा करी, जिसके अंदर क्या था, रिपब्लिक, इस रिपब्लिक के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए, डिसीजंस बताता हूं मैं आपको। कि पहला डिसीजन था कि सफरेज टू ऑल मेल्स अबव 21 ईयर से एज जिसकी ज्यादा है उसको क्या है, सफरेज दे दिया गया। सफरेज मतलब क्या होता है, द राइट टू वोट, यानी कि वोट का अधिकार सभी आदमियों को मिल गया जो कि 21 साल से ज्यादा एज के थे। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, यानी कि वर्क, काम करने का अधिकार सभी को दिया गया। और काम कहाँ से मिलेगा, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह होनी चाहिए, तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल वर्कशॉप्स वर सेटअप, यानी कि नेशनल वर्कशॉप, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लगाई गई जिससे कि लोगों को काम मिले। तो ये सब क्या है, डिसीजंस लिए गए इस नेशनल असेंबली ने जो रिपब्लिक बनाए थे उससे। तो आप देखेंगे कि ये पीजेंट्स जो हैं, जो गरीब लोग हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल्स किए, खासकर जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे ना, जो कपड़े वगैरह बनाते थे, इन्होंने काफी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो थोड़ा सा एक आर्टिकल से दे रखा है, वहां पर बता रखा है कि वो लोग ठेकेदार के घर में घुस जाते हैं और क्या करते हैं, उसके घर का सामान वगैरह तोड़ देते हैं, उसको देश से भगा देते हैं, है ना। फिर वो ठेकेदार है जो आर्मी की मदद से उस देश में वापस आ पाता है। तो ये सब स्ट्रगल्स किसने किए हैं, ये पीजेंट्स लोगों ने, गरीब लोगों ने किए हैं। अब हम जो आगे बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि जो एजुकेटेड लोग थे, जो न्यू मिडिल क्लास के बारे में हम बात की थी, उन्होंने रिवॉल्यूशन किस तरह से किया। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको किस तरह से वो लोग आइडियाज फैला रहे थे, पर आइडियाज फैलाने की बात हो गई। इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, किस तरीके से उन्होंने रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, इस बारे में हम बात करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया, समझदारी से काम लिया, और जो लोगों का गुस्सा भड़का हुआ था इन जो मोनार्क्स के खिलाफ, उस गुस्से का फायदा उठाया और इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशन, ये जर्मनी के अंदर हुआ, जर्मन रीजन्स के अंदर पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लासेस केम टुगेदर टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो इन्होंने क्या किया, जो जर्मन पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, जिनके अंदर क्या थे, मेनली मिडिल क्लास के लोग थे, ये सभी लोग एक साथ आए और क्या किया, इन्होंने जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करने का फैसला किया, यानी कि वोटिंग स्टार्ट करने की कोशिश करी इन्होंने। पहली बार देख रहे होंगे आप, इस चैप्टर में सुन रहे हैं कि वोटिंग का नाम आ रहा है, तो एक जनरल नेशनल असेंबली इन्होंने बनाने का ट्राई किया, जो कि कैसे बनी थी, प्रॉपर इलेक्शन से बन रही थी। और इस पूरे जो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मे रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि ऑन 18 मई 1848, ये बात कब की है, 18 मई 1848 की है, इसीलिए इसको मे रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्या हुआ था इस दिन, तो 831 इलेक्टेड मेंबर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ स्टीफन सेंट पॉल। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, जिन्होंने मिलकर के जनरल नेशनल असेंबली बनाई थी, ये क्या थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यानी कि इनको बकायदे वोटिंग से चुना गया था। ये क्या है, एक जोर शोर से काफी सज धज के क्या करते हैं, एक फेस्टिव वे के अंदर कहाँ पहुंचते हैं, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पर बनाई गई है, ये चर्च ऑफ सेंट पॉल है, वहां पे ये क्या थी, पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज की गई, जहां पर ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जा करके बैठे वहां पर, है ना, वहां पर इन्होंने अपनी सीट्स ली, इलेक्ट होकर के गए थे लोग। ध्यान देने की बात ये है, पहली बार इलेक्शन ट्राई किया ये लिबरल मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड लोग थे उन्होंने। फ्रेडरिक विल्हेम फोर, किंग ऑफ प्रुशिया, रिजेक्टेड द क्राउन एंड जॉइंड मोनार्क्स। अब ये जर्मन नेशनल असेंबली तो इन्होंने बना ली, पर इनके ऊपर एक लीडर होना चाहिए ना, एक किंग होना चाहिए। तो उसके लिए फ्रेडरिक विल्हम फोर को चुना गया, जो कि प्रशिया का किंग था। तो इसने क्या किया, ठुकरा दिया इनका ये आइडिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, और इसने क्या किया, मोनार्क को ज्वाइन कर लिया, जो एब्सोल्यूट मोनार्क थे उनको ज्वाइन कर लिया, उनको सपोर्ट करने लगा। क्यों करने लगा, क्योंकि ये लिबरल मिडिल क्लास जो लोग चाहते थे कि ये किंग जो बने वो क्या बने, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने, यानी कि कुछ सेट ऑफ रूल्स रहेंगे इसके ऊपर फुल छूट नहीं दी जाएगी इसको। तो इसीलिए क्या किया, इसने अपना राज ठुकरा दिया। तो इसने क्या किया, मोनार्क का साथ दे दिया। तो अब मोनार्क की जो पार्टी वो क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। तो स्ट्रांग अपोजिशन इरोडेड द बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट। तो काफी ज्यादा अपोजिशन झेलना पड़ा इन लिबरल नेशनलिस्ट को। तो जिसकी वजह से क्या हुई, पार्लियामेंट भंग कर दी गई, पार्लियामेंट खत्म हो गई। पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लासेस हु रेसिस्टेड डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो हमने पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट है इसके अंदर मेनली कौन से पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, मिडिल क्लासेस के लोग थे। तो ये मिडिल क्लास ज्यादा थे, इसमें डोमिनेंट थे।
तो वर्कर्स जो थे या फिर जो आर्टिसंस थे उनको लगा कि ये हमारी बात नहीं करेंगे भाई, अब मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं और वर्कर्स और आर्टिसंस की प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो धीरे धीरे जो मिडिल क्लास के लोग हैं इन्होंने वर्कर्स और आर्टिस्ट का भी सपोर्ट खो दिया और फिर पार्लियामेंट की और बेकार स्थिति हो गई और लास्ट में क्या हुआ, इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। जो ये जर्मन नेशनल असेंबली बनाई गई थी एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, इसको सेना बुलाई गई और सेना के द्वारा इस असेंबली को भंग कर दिया गया। ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या हो गई इनकी, कोई फायदा नहीं हुआ इनके रिवॉल्यूशन का। अब कोई फायदा नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं, लास्ट में बताऊंगा आपको थोड़ा सा फायदा हुआ इस चीज का, वो मैं बताऊंगा। अभी उससे पहले हम क्या बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वुमेन्स की स्थिति के बारे में बात करते हैं, क्या थी कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट्स। जो ये लिबरल मूवमेंट्स चलाया जा रहा था इसके अंदर वुमेन्स ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, वुमेन्स ने भी क्या किए, अपने एसोसिएशंस बनाए थे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे इन्हीं सभी चीजों को अपोज करने के लिए, मोनार्क्स को अपोज करने के लिए। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, उन्होंने खुद के न्यूज़पेपर्स छापे थे। टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, जितने भी प्रोटेस्ट होते थे, मीटिंग्स होते थे, डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, जितने भी हड़ताल वगैरह होती थी, प्रोटेस्ट में हर तरह से वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया, बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। डिस्पाइट दे वर डिनाइड बाय सफरेज, इसके बावजूद भी क्या किया गया इनको, सफरेज से सफरेज नहीं मिला इनको, यानी कि राइट टू वोट इनको नहीं दिया गया। और ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट बनी थी ना, इसमें लिबरल्स वुमेन्स भी थी। तो ये वुमेन्स क्या थी, एज अ ऑडियंस बस देख रही थी सब कुछ, सारा काम, सारा जो 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सभी के सभी क्या थे, मेंस थे। वुमेन्स की स्थिति बहुत खराब थी उस टाइम पे।